आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में हमने राजन सीरीज का जो लेक्चर स्टार्ट किया है उसमें अतिलघुत्तरी प्रश्नों को हमने पढ़ लिया है। यानी कि बहुविकल्पी के 3 लेक्चर और अतिलघुत्तरी के 4 लेक्चर, यानी कि 7 लेक्चर कंप्लीट हो गया है। ये 8वां लेक्चर है। तो आज से यहाँ से हम लोग लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे राजन सीरीज, जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स में आने की संभावना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार लघुत्तरी प्रश्नों को लिखना है और कितना कंटेंट में लिखना है, ये सारा हम आप लोगों को लेके आए हैं। तो यहाँ से बारी बारी इस करके एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक, जाके जहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, शिक्षण में उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। यानी कि रेमेडियल टीचिंग और उसका डायग्नोसिस। तो उपचारात्मक शिक्षण ऐसे बच्चों के लिए उपयोगी होता है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं। इस शिक्षण के अंतर्गत बालकों की कठिनाइयों को जानकर तथा समझकर उनका निवारण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण केवल छोटे बच्चे हेतु है। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत केवल भाषा, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, केवल भाषा एवं गणित से संबंधित कठिनाइयों को दूर किया जाता है। यानी कि उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण में केवल भाषा और गणित के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको दूर किया जाता है। छात्रों की कठिनाइयों को सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा के द्वारा जांचा जा सकता है। जैसा कि आपको पता है क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम्स कराए जाते हैं। निदानात्मक शिक्षण का अर्थ है बालक की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पहचानना। निदानात्मक से मतलब ये है कि बालक के जो भी लर्निंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको पहचानना, आइडेंटिफाई करना। कठिनाइयों को पहचानने के बाद इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। यानी कि बालक की कठिनाइयों को पहले पता लगा लेते हैं, पहचान लेते हैं, उसके बाद उसका उपचार किया जाता है, रेमेडी दिया जाता है। निदानात्मक और ये याद रहे कि जो उपचारात्मक शिक्षण होता है ये भाषा और गणित के सब्जेक्ट में ही बस होता है। निदानात्मक परीक्षण का कार्य है अनुत्तीर्ण बालक की कठिनाइयों को पहचानना। यानी कि जो बच्चा फेल है, अनुत्तीर्ण है, उत्तीर्ण मतलब पास, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, तो अनुत्तीर्ण बालक की कठिनाइयों को पहचानना और उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयास करना, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। तो देखिए किस प्रकार से लघुत्तरी प्रश्नों को सॉल्व करना है, यानी कि लिखना है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में। देखिए कंटेंट कैसे लिखा गया है, इसी टाइप से लिखना है, कम या ज़्यादा थोड़ा सा हो सकता है। शिक्षण में मनोरंजन एवं रुचि के सिद्धांतों को समझाइए। यानी कि टीचिंग में मनोरंजन और इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको समझाना है। तो रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, अपनी रुचि के कार्य को बालक अधिक मन लगाकर करता है। जैसा कि आपको पता है हमारा और आपका जिस सब्जेक्ट में रुचि होता है या जिस कार्य में रुचि होता है हम उसमें अपना पूरा 100% देते हैं। शिक्षण को उपयोगी और प्रभावशाली बनाने के लिए पाठ्य विषय में बालक की रुचि उत्पन्न करना अति आवश्यक है। स्वक्रिया का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत आदि का अनुसरण करके छात्रों में विषय व पाठ्यवस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। छात्र द्वारा रुचि न लिए जाने की स्थिति में सफल शिक्षण संभव नहीं है। तो यही क्या है, रुचि का सिद्धांत है। मनोरंजन का सिद्धांत क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरटेनमेंट। इस सिद्धांत की मान्यता है कि सभी व्यक्तियों में रचनात्मक शक्ति जन्मजात होती है। यानी कि सबके अंदर कुछ न कुछ, किसी न किसी विशेष क्षेत्र में सृजनात्मक गुण होते हैं, क्रिएटिविटी होती है। यदि व्यक्तियों को अवसर दिया जाए तो उनकी रचनात्मक शक्ति और प्रखर होती है, यानी कि निखर में आती है, तेज होती है। शिक्षण करते समय इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जो भी पाठ पढ़ाना हो उसको कक्षा में सीखने वालों की अर्थात छात्रों की सृजनात्मक क्रियाओं को विकसित करने वाली शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाया जाए। इसके 2 लाभ होंगे। पहला लाभ क्या है, पाठ रुचिकर होगा और अधिगम करता, यानी कि लर्नर तथा शिक्षक के मध्य, लर्नर तथा टीचर के मध्य अंतःक्रिया का भी पर्याप्त अवसर मिलेगा। निर्माण व मनोरंजन के सिद्धांत के द्वारा स्वतः अध्ययन का विकास तथा चिंतन मनन का विकास होता है।
मनोरंजनात्मक क्रियाएं शिक्षण कार्य में जब तक सम्मिलित नहीं होती हैं तब तक शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। शिक्षण यानी यह शिक्षक हो जाएगा, शिक्षक एवं शिक्षार्थी। वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में बताइए। संक्षेप में लिखा है तो देखिए संक्षेप में ही बताना है। वैयक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सबके अंदर होती हैं, सब व्यक्ति अपने आप में अलग हैं। वैयक्तिक विभिन्नता से अर्थ है व्यक्तियों में पाई जाने वाली असमानता, यानी कि व्यक्तियों में पाई जाने वाली जो इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि शारीरिक मानसिक तौर पे उनके अंदर जो भी इनइक्वालिटी पाई जाती है। व्यक्ति तो दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, यहाँ तक कि एक ही माता पिता के जुड़वा बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं तथा उनका व्यवहार उसी भिन्नता पर आधारित होता है। कहने का मतलब ये है, अगर एक माता पिता के बच्चे हैं, जुड़वा हैं, तो उसमें से एक बच्चे का व्यक्तिगत व्यवहार, भिन्नता, रंग ढंग, चलन सब क्या होगा, अलग होगा, और दूसरे का अलग होगा, तो यही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। बालकों में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक कई प्रकार के भेद पाए जाते हैं। शिक्षक जब एक कक्षा में पढ़ाते हैं तो उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले बच्चों को एक जैसा पढ़ाया जाता है। इसके अनेक परिणाम होते हैं क्योंकि छात्र अलग अलग स्थान, वातावरण, विकास के मानसिक स्तर से संबंधित होते हैं, अतः उनके द्वारा ग्रहण किया गया ज्ञान एक ही स्तर का नहीं होता एवं उनकी प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग होती हैं। यानी कि वो जो दोनों जुड़वा बच्चे हैं शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक तौर पे अलग हैं और उनके अंदर भी क्या होती हैं, एक स्तर का ज्ञान नहीं होता है और एक स्तर का रिस्पॉन्स नहीं होता है उनके अंदर से, यानी कि दोनों अलग अलग अनुक्रिया करते हैं। यही कारण है कि शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक ने नई दिशा प्रणालियों का विकास किया है जिससे प्रत्येक छात्र अपनी क्षमता के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सके। इसीलिए शिक्षण के विभिन्न सूत्र बनाए गए हैं, शिक्षण के विभिन्न क्या बोलते हैं सिद्धांत बनाए गए हैं कि ताकि व्यक्तिगत विभिन्नता होने के वजह से इस हमारे सारे ब्रह्मांड में, इस पूरे पृथ्वी में, पूरे मानव जाति में, इसीलिए मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों ने व्यक्तिगत विभिन्नता को पढ़ते हुए उन्होंने क्या किया है, विभिन्न विभिन्न सिद्धांत दिए हैं। वर्तमान समय में शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र केंद्रित शिक्षा का विकास किया जा रहा है जो कि पहले शिक्षक केंद्रित थी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न का जो नंबर 4 है, देखिए ये राजन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग, तो आपको एग्जाम से पहले ज़रूर पढ़ के इसे जाना है और प्रैक्टिस करके जाना है। खेल विधि की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो बालक स्वाभाविक रूप से खेलने में रुचि लेते हैं, वे खेल के द्वारा ही अपनी इच्छाओं की प्रवृत्तियों को प्रकट करते हैं। बालक खेलने में विशेष रुचि लेते हैं। बालक के जीवन में खेल का इतना महत्व होने के कारण बालकों को शिक्षा देने के लिए खेल विधि का आविष्कार किया गया है। तो म्यूलिक के अनुसार देखा जाए इसका डिफिनीशन, तो जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है। यानी कि बालक या बालिका या शिक्षक जिस प्रकार शिक्षार्थी को उसके इच्छा के अनुरूप छोड़ दे, अपने स्वतंत्र रूप से वो जिस खेल का चुनाव करे वही खेल विधि हो जाएगी। तो इस खेल विधि का महत्व क्या है, क्या यूज़ है, ये देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया है, खेलों के द्वारा बालकों में कुशलता का विकास किया जाता है, यानी कि बालकों में कुशल हो जाएगा। खेलों के द्वारा छात्र अपनी कुशलता संबंधी गुणों का परिमार्जन कर सकते हैं। खेल सामाजिक भावना का विकास करती है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे बच्चे खेलेंगे, वहाँ पे ये नहीं है कि कौन बच्चा किस जाति का है, किस धर्म का है, गोरा है, काला है, छोटा है, मोटा है, लंबा है, पतला है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जिससे सामाजिक भावना का विकास होगा हमारे समाज में बच्चों के बीच। खेल बौद्धिक विकास करता है, जैसे मान लीजिए खो खो हो गया, बच्चे दौड़ते हैं, उससे उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो माइंड भी फ्रेश रहता है और उनका, और बौद्धिक विकास में ये आ जाएगा आपका क्या बोलते हैं, कैरम हो गया, चेस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बौद्धिक विकास करता है। खेल से बालकों में अनुभव की वृद्धि होती है। खेल के द्वारा बालक का तनाव दूर होता है। तनाव कैसे दूर होगा, मान लीजिए कोई बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करेगा, मेंटल एक्टिविटी करेगा, तो उसका माइंड बिजी हो जाएगा, जिसके वजह से उसका क्या होगा, तनाव दूर होगा। खेल द्वारा बालक में शारीरिक विकास एवं सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है,
विधि एवं प्रविधि, देखिए विधि एवं प्रविधि, ठीक है, मेथड और टेक्निक में डिफरेंस बताना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो 2 कॉलम बना लीजिए, सबसे पहले विधि और एक प्रविधि। विधि के पहले प्र जोड़ दीजिए तो प्रविधि हो जाएगा। तो यही पूछा गया है। तो देखिए क्या दिया है, विधि का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, प्रविधि बात पर निर्भर करती है, यानी कि जिस टाइप का हमें आवश्यकता है टेक्निक, जैसे मान लीजिए कोई भी क्रिएटिव या रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, या असाइनमेंट बना रहे हैं, या प्रेजेंटेशन बना रहे हैं वगैरह, तो उसमें उस परिस्थिति, उस टॉपिक के हिसाब से प्रविधि होती है। लेकिन विधि क्या होती है, उसका अपना स्वयं का अस्तित्व होता है। विधि एक सामान्य संरचना है, प्रविधि की संरचना विधि पर निर्भर करती है, यानी कि प्रविधि की संरचना विधि पर निर्भर करती है। विधि का व्यापक रूप होता है, प्रविधि उसमें प्रयुक्त होने वाला अंश है, यानी कि विधि क्या है, व्यापक रूप में है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, और प्रविधि क्या है, उसी ब्रॉडनेस में से थोड़ा सा टेक्निक जो निकाल लेते हैं। तो चौथा है, शिक्षण में सामान्यतः एक बार में एक ही विधि का प्रयोग होता है, इसमें आवश्यकता अनुसार कई प्रविधियों का प्रयोग करते हैं। शिक्षण विधि कार्य की सामान्य योजना है, शिक्षण प्रविधि शिक्षण के उद्देश्य तक पहुंचने में विधि की सहायता करता है। तो ये 5 मेन डिफरेंसेस हो गए विधि और प्रविधि में। और प्रश्न नंबर 6 देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बताइए। तो ये तो सब लोग लिख लेंगे बना करके। तो कंप्यूटर का उपयोग क्या है शिक्षा के क्षेत्र में, सूचना एवं संप्रेषण के इस युग में सहायक सामग्री के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग सभी विधियों में किया जा रहा है, इसीलिए विभिन्न विषयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह बालकों को अपने विषय में भूत, वर्तमान एवं भविष्य का जानकारी देता है, एवं इसमें छात्र अपनी गति से सीखते हैं। छात्राओं की सीखने में रुचि बनी रहती है, अतः अधिगम के लिए छात्र तत्पर रहते हैं। इसकी सहायता से छात्राओं को प्रेरणा मिलती है। छात्र स्वानुशासित रहते हैं, इसलिए कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये इसका कंप्यूटर के बारे में हो गया। तो कंप्यूटर की उपयोगिता, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है, आप सभी लोग अपने अगल बगल देखते हैं कि कंप्यूटर का किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, तो वो भी लिख सकते हैं और बना के भी लिख सकते हैं। तो कंप्यूटर अत्यंत विश्वसनीय आंकड़ों, सूचनाओं को प्रदान करने वाली बौद्धिक मशीन है। ये क्या है, बौद्धिक मशीन है। शिक्षक एवं विद्यार्थियों को कंप्यूटर के विभिन्न तथ्य, आंकड़े तथा सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तीसरा क्या है इसकी उपयोगिता, कंप्यूटर में विभिन्न सूचनाओं तथा आंकड़ों का भंडारण किया जाता है, यानी कि डेटा को स्टोर किया जाता है तथा उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जाता है और मेमोरी में ही रखा जाता है। चौथा क्या हो जाएगा इसका उपयोग, चौथा एडवांटेज क्या है कंप्यूटर का, तो देखिए क्या है चौथा, लंबी तथा जटिल गणनाएं तत्काल ही संपन्न की जा सकती है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट करता है। विश्व की कोई भी नवीनतम जानकारी कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि 5वीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आ गया है। छठवां है, विद्यार्थियों को अनुक्रियाएं करने का अवसर मिलता है, विद्यार्थियों को तत्काल पुनर्बलन उत्तर की पुष्टि के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि हम जो भी प्रश्न में नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट हम लोग सर्च मारते हैं गूगल पे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ओपन एआई जो चैट जीपीटी निकला है, तो उस पर क्या होता है उसका तुरंत उत्तर मिलता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बूस्ट होता है। तो पाठ्य वस्तु को बार बार दोहराया जा सकता है, कंप्यूटर सीखने की प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली बनाता है। देखिए कंप्यूटर सब्जेक्ट में भी कंप्यूटर का उपयोग पूछेगा तो ये उत्तर आप लोग लिख सकते हैं। कंप्यूटर मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक है, विद्यार्थियों को अभ्यास के अवसर मिलते हैं, विभिन्न क्षेत्रों की वेबसाइट देखी जा सकती है, कम समय में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करके आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है, विद्यार्थियों को स्व अधिगम यानी कि सेल्फ लर्निंग, सेल्फ स्टडी के अवसर मिलते हैं, जैसा कि आप लोग इस टाइम फ़ोन से पढ़ रहे हैं, ये कंप्यूटर का ही देन है। प्रश्न नंबर 7 है, लघुत्तरीय प्रश्नों की सीट में देखिए किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सहभागी शिक्षण के उद्देश्य बताइए,
कोऑपरेटिव टीचिंग, सहभागी या सह शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑपरेटिव टीचिंग। तो पहला उद्देश्य सहभागी शिक्षण का है, कोऑपरेटिव टीचिंग का, शिक्षक एवं छात्र दोनों को क्रियाशील बनाना। दूसरा क्या है, कक्षा के वातावरण को रुचिकर एवं आनंददायी बनाना, छात्रों में चिंतन, मनन, कल्पना, तर्क, जिज्ञासा आदि प्रवृत्तियों का विकास करना। चौथा है, विषय वस्तु की प्रस्तुति को सरल एवं बोधगम्य बनाना, छात्रों का चहुमुखी विकास करना, छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, छात्रों की आवश्यकता अनुसार कक्षा अभ्यास का निर्धारण करना, छात्रों को अस्थायी ज्ञान प्रदान करना, शिक्षकों की सुविधाओं, अधिगम एवं ज्ञान में समन्वय स्थापित करना, सहयोग एवं सहकारिता की भावना विकसित करना। इस प्रकार कंप्यूटर की उपयोगिता हमने देखा और उसके बाद सहभागी शिक्षण के उद्देश्य देखा, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि एक दूसरे का सहयोग। तो एक दूसरे का सहयोग कहाँ से मिलेगा, शिक्षक और छात्र एक दूसरे के सहयोगी के तौर पे क्लास में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता व महत्व का उल्लेख कीजिए। तो गतिविधि आधारित में इसका क्या महत्व है, तो छात्रों की मानसिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। जैसे बच्चों को भ्रमण विधि या पर्यटन विधि, मान लीजिए कहीं उन्हें कोई हिस्टोरिकल प्लेस दिखाने ले चले गए, ठीक है, तो उनके उन चीज़ों को मूर्त रूप में देख करके बच्चों के अंदर उसको बारे में समझ पैदा होती है। गतिविधि आधारित शिक्षण में छात्र आत्मगौरव की अनुभूति करता है। गतिविधि आधारित शिक्षण से सीखना अस्थायी रूप से अधिक समय तक स्मृति में बना रहता है, यानी कि आपको पता भी है कि जो एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग सीखते हैं या बच्चे सीखते हैं उसमें अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। चौथा इसका क्या है महत्व, इससे बालकों में मानसिक एवं शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ती है। गतिविधियों के आधार पर संपन्न किया जाने वाला अधिगम बहुत प्रभावशाली होता है।